हेलो गाइस। फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार जारी है क्लासेस हमारी। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो ये लगातार जारी है, 15-18 क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए फिर अ, आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं भाई। आज की क्लास में हम वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857। कहने का मतलब है 1857 की जो क्रांति हुई है, ठीक है, उसका आज फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अठारह सौ संतावन 1857 की क्रांति, 1857 की क्या है सब क्रांति। ठीक है, वो चीज हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है हम किस प्रकार से बातें करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चलिए सबसे फर्स्ट हम इसके कारण को जान लेंगे। ठीक है, 1857 के क्या थे प्रमुख कारण, कौन कौन से हैं जिस कारण से ये 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ। तो प्रमुख कारण कौन कौन से भाई, पहली बात। दूसरी बात, कारण पता चलने के बाद हम बात करेंगे प्रारंभ की, किस प्रकार से ये प्रारंभ हुआ है, किस प्रकार से ये आरंभ हुआ है। तीसरी बात, हम इसके विस्तार की चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कैसे ये फैला पूरे भारत में, किस प्रकार से फैले, कैसे दिल्ली जाके जो है अंतिम बादशाह, उत्तरवर्ती काल के अंतिम बादशाह जो बहादुर शाह जफर है, उसको कैसे पद जो है उनको सौंपे जाते हैं और वहां से कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। विस्तार हो चुका है, उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख क्रांति या प्रमुख नेता और उनके केंद्र। 1857 के प्रमुख नेता एवं उनका केंद्र क्या है, उनका केंद्र कहाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, क्या ये 1857 की क्रांति सफल हुई या असफल हुई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है असफल हुई। तो असफलता के क्या कारण थे, असफलता के कारण को जान लेंगे कि असफलता के क्या कारण है। फिर उसी समय हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बाद उनका जो है इस समय परिणाम क्या निकला है। असफलता के कारण के बाद इनका परिणाम क्या क्या निकला है। फिर उस समय लिखे गए उस पुस्तक 1857 के समय लिखे गए क्या है, पुस्तकों की चर्चा करेंगे। पुस्तक या बुक 1857 की क्रांति के समय लिखे गए जो बुक है उसकी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राइटर ने क्या क्या बुक लिखी। तो ये सारी बातें हैं जो हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम बातें करेंगे भाई। इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। तो प्रमुख कारण के रूप में हम देखेंगे
एक तो राजनीतिक कारण है, ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से राजनैतिक कारण, दूसरी बात अगर करें तो आर्थिक कारण है, आर्थिक स्थिति के अंतर्गत हम देखेंगे आर्थिक कारण। तीसरी हम बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण, क्या है, सामाजिक एवं धार्मिक कारण है ये। फिर वहीं हम आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे सैनिक कारण है, सैनिक कारण। और सबसे महत्वपूर्ण कारण की चर्चा करेंगे तो वो है तत्कालिक कारण, ठीक है, तत्कालिक कारण। ये 4-5 कारण हैं जिसको हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं इसके अंतर्गत, प्रमुख कारण के अंतर्गत, जिसके कारण से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। ठीक है, चलिए भाई, तो फिर स्टार्ट कर देते हैं क्या क्या चीज हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले प्रमुख कारण में हम क्या बात करेंगे, राजनीतिक कारण, 1857 की प्रमुख कारण। 1857 के प्रमुख कारण। और प्रमुख कारण के रूप में सबसे फर्स्ट है राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक कारण। चलिए भाई, ठीक है, अब चलते हैं। देखिए राजनीतिक कारण में अगर बात करें तो सबसे पहली चीजें क्या है, हड़प नीति, हड़प नीति, ठीक है। हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी भी, लॉर्ड डलहौजी के कारण, ठीक है। हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, समझिएगा, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। और इस लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत क्या देखने को मिला था, ये ऐसी नीति थी जिसके अंतर्गत अगर कोई शासक है, समझिएगा, अगर कोई शासक है, कोई राजा है, कोई सम्राट है, ठीक है, यदि इनका कोई डायरेक्ट पुत्र नहीं है, ठीक है, यदि कोई इनका डायरेक्ट पुत्र नहीं है, तो ऐसे शासकों के या ऐसे राजाओं के या ऐसे सम्राट के जो स्थान है, जो क्षेत्र है, जो राज्य है, उसको क्या किया जाता है, ऐसे जिनके डायरेक्ट पुत्र नहीं है, उनके जो शासक के जो राज्य है, उस राज्यों को क्या किया जाता था कि ब्रिटिश में मिला लिया जाता था, ब्रिटिश में सविलियन कर दिया जाता था, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे जो है वहां के लोग नाखुश होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर गोद लिया पुत्र या दत्तक दत्तक पुत्र या भतीजे वगैरह कोई कोई किसी का वो बाउंड्री नहीं था। सिर्फ सिर्फ इतना है कि डायरेक्ट पुत्र क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर डायरेक्ट पुत्र नहीं है तब की स्थिति में उस राज्य को ब्रिटिश सरकार, उस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार जो है क्या करेगी, ब्रिटिश जो राज्य में वो संविलियन कर देगी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी की इस नीति से क्या देखने को मिला कि बहुत सारे राज्यों का विलय हो गया था। इसके अंतर्गत मैंने क्या कहा, इस नीति के अंतर्गत राज्यों का विलय हुआ।
राज्यों का क्या हुआ भाई साहब, विलय देखने को मिला था। जैसे कि अगर बात करें तो सतारा है, सतारा का विलय 1848 में देखने को मिला। ठीक है। जैतपुर, जैतपुर का विलय कर दिया गया था 1849 में। बघाट का, बघाट का विलय कर दिया गया था 1850 में। उदयपुर का विलय कर दिया गया था, उदयपुर का विलय कर दिया गया था कहां पर, 1852 पर। झांसी का देखने को मिलेगा, झांसी का 1853 पर। वहीं पर जाएंगे तो इस क्रम में आगे बढ़े तो नागपुर, नागपुर का विलय कर दिया गया था 1854 में। और जानते हैं नागपुर जो प्रोविंस है, ठीक है, नागपुर के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी आता था। ठीक है, उस समय नागपुर के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ भी आता था, इसलिए छत्तीसगढ़ भी आपको देखने को मिलेगा। फिर साथ ही साथ करौली, करौली का किया गया था 1855 में। और आगे बढ़ेंगे तो अवध का कर दिया गया था विलय 1856। अवध के बारे में जब मैं अवध पढ़ा रहा था, 18वीं शताब्दी में नए राज्यों के उदय के बारे में जब बता रहा था, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि यहाँ के जो अंतिम शासक है वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, इस बेगम हजरत महल को जब पता चला कि अवध को, क्योंकि अवध का यहाँ पर जो है राजधानी, अवध की राजधानी क्या है भाई, राजधानी क्या है, लखनऊ थी। अवध की राजधानी क्या थी, लखनऊ थी। जब बात पता चला बेगम हजरत महल को कि अवध को भी लॉर्ड डलहौजी की जो है नीति, हड़प नीति, ठीक है, के अंतर्गत अवध को भी क्या किया गया, मिलाया गया, जिसके अंतर्गत बेगम हजरत महल ने इसे 1857 की क्रांति में ये भाग लेती है। ठीक है, 1857 की क्रांति में लखनऊ से भाग लेती है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, क्या है, राज्यों की हड़प नीति के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे ऐसे जो राज्य थे, जो डायरेक्ट उनके पुत्र थे, ऐसे राज्यों को क्या कर लिया था भाई, हड़प लिए थे। तो वहां के जो शासक है, वहां के लोग नाराज हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण निकल के आता है। चलिए, एक चीज और, ये राजनीतिक जो है कारण का पहला कारण है, पहला कारण क्या है, हड़प नीति। पहला कारण क्या है इसके अंदर, इस कारण के अंतर्गत ही पहला कारण क्या है, हड़प नीति है। दूसरी हम बात करें तो दूसरा प्रमुख कारण क्या है भाई साहब, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है पेशवा, ठीक है, पेशवा का पेंशन क्या किया गया था, रोक दिया था। ठीक है, पेशवा, हम मराठा काल में आप पढ़े होंगे, ठीक है, पेशवा बाजीराव थे, इस प्रकार के जो पेशवा थे। कहा जाता है, देखिए 1851 में, 1851 में बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई थी। और बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनका पुत्र, ठीक है, उनका पुत्र नाना साहब, और नाना साहब के बारे में कहा जाता है, नाना साहब एक दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र। और इस दत्तक पुत्र, इस नाना साहब को जो पेशवा के रूप में, इसको क्या मिलता है, जितने भी पेशवा हैं, तो पेशवा के रूप में क्या मिलता था, पेंशन मिलती थी। पेशवा के रूप में क्या मिलता था, पेंशन मिलता था।
और इसी पेशवा के रूप में मिले जाने वाले जो पेंशन को क्या किया गया था, रोक लगा दी गई, रोक दिया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा ये पेंशन को रोक दिया था। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, प्रमुख कारण के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो राजनीतिक दृष्टि से हम बात करें तो ये हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, राज्यों का विलय कर दिया गया था। दूसरी, पेशवाओं को मिलने वाला जो पेंशन है उसको भी ये भाई साहब नहीं दिए थे, उसको भी ये रोक दिए थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। चलिए, तो ये क्या थे भाई साहब, ये पहला कारण था। चलिए दूसरी कारण की ओर हम चलते हैं। दूसरा कारण क्या है? आर्थिक कारण। चलिए आर्थिक कारण समझते हैं। आर्थिक कारण के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? आर्थिक कारण के अंतर्गत किसानों का शोषण किया गया था। पहली बात तो किसानों का शोषण किया गया था, अलग अलग नीति अपनाया था। ठीक है, किसानों का शोषण देखने को मिला था। किस प्रकार से? करों में वृद्धि कर दी गई थी। करों में क्या की गई थी? वृद्धि कर दी गई थी। साथ ही साथ उद्योग बंद कर दिए गए थे, उद्योग धंधों का पतन हो गया था। उद्योगों का बंद होना उद्योगों का क्या होना भाई साहब? बंद होना, उद्योगों को क्या करते थे? बंद कर देते थे। ठीक है, अब इससे क्या होगा? अकाल की स्थिति पड़ेगी। जाहिर सी बात, देखिए करों में वृद्धि कर दी गई थी। अब करों में वृद्धि करेंगे तो जाहिर सी बात है, जिस लैंड पर, ठीक है, जिस भूमि पर जो किसान है वो खेती करते हैं, उस भूमि पर करों में जब वृद्धि करेंगे तो पूरी तरह से ये क्या है, ये किसान अपने आप में ये सक्षम नहीं हो पाते थे कि इतना कर हम क्या करें, दे पाए। ठीक है, साथ ही साथ अलग अलग नीति अपनाई गई थी, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। ठीक है, ये सब क्या है हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे से जब जो है वो नीतियां हम देखेंगे, रैयतवाड़ी क्या है, महालवाड़ी क्या है, ठीक है, ये सब देखेंगे। जहां पर किसानों का शोषण होता था, जहां पर ठेकेदारी व्यवस्था से किसानों को जो है टैक्स कर ली जाती थी, किसानों का शोषण होता था। साथ ही साथ उद्योग धंधे क्या कर देते, बंद कर देते। ठीक है, जब उद्योग धंधे बंद करेंगे, जब फैक्ट्री बंद करेगी, ठीक है, जब फैक्ट्री बंद करेगी, उद्योग धंधे बंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो काम करने वाले हैं इस फैक्ट्री में, जो कामगार लोग हैं, काम करने वाले हैं, वो क्या हो जाए, बेघर हो गए। अरे भैया, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बेघर हो जाएंगे। और जो उद्योग धंधे, जहां पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है जो उद्योग बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सामान बनाए जाते हैं, ऐसे लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया, इनके कर्मचारी को भी बाहर निकाल दिया गया। और इस उद्योग धंधों को बंद करके क्या किया गया कि चीजें जो चीजें भारत में मिलती थी, ठीक है, मान के चलिए सूती वस्त्र है या जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो भारत में मिलती थी या उद्योग से बनते थे, कुछ भी चीजें, कुछ भी सामान, एक सामान की बात करें नॉर्मल, ठीक है, कोई भी जो सामान है वो अगर भारत में बनता है तो जाहिर सी बात है उस बनाने वाले भारतीय को फायदा होगा। ठीक है, बेचने वाले उस कर्मचारी, उस जो है उस व्यक्ति को फायदा होगा, भारतीय को। ठीक है, खरीदने वाले भारतीय को भी जो है उस चीज को अच्छे से मिल पाएगी। लेकिन जब उद्योग धंधे बंद कर दिए गए तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड से, ठीक है, क्या बसा है, इंग्लैंड से क्या किया गया, सामान लाया गया। इंग्लैंड से क्या लाया गया, सामान लाया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ के उद्योग धंधों को बंद करके इंग्लैंड से जो लाया गया सामान है
वो भारत में बेचे गए, भारत में क्या है, बेचे गए। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अरे भाई इंग्लैंड की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी है, इंग्लैंड की जो इकोनॉमी है वो हाई होगी, क्योंकि सामान कहाँ से वो आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है। और भारत में जो भी सामान, एक तो उद्योग धंधे बंद कर देते तो जो भी चीजें वस्तु बनने देती, और जो सामान इंग्लैंड से आएगा उसी को भारतीय खरीदेंगे, ऐसे नियम भी क्या किए गए थे, लाए गए थे। ठीक है, तो इससे यहाँ के जो किसान वर्ग है नाखुश कौन होंगे भाई, यहाँ से क्या है, नाखुश कौन दिखने देखेंगे, ठीक है, नाखुश कौन होंगे, यहाँ के किसान वर्ग नाखुश होंगे, क्योंकि यहाँ पर शोषण हो रहा था, करों में वृद्धि कर दी गई थी। ठीक है, यहाँ के जो जो कारगर है, कारगरी कारीगरी, ठीक है, कारीगरी जो व्यक्ति हैं, जो इस उद्योग धंधे में काम करते हैं, उनको क्या होगा, उनको ये जो है ये नाखुश करती है। ठीक है, क्या हो गया, उनको ये नाखुश करती है। इसका मतलब किसान वर्ग, कारीगरी वर्ग, उद्योग कर्मी पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं। ठीक है, इससे इंग्लैंड से, ब्रिटिश से, और इसी कारण से ये दूसरे नंबर का कारण है। ठीक है, इसका 1857 की क्रांति के दूसरे नंबर के कारण। ठीक है, तो पहला राजनीतिक कारण देख चुके हैं, और दूसरा आर्थिक कारण। तो आर्थिक दृष्टि से ये चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो किसाने के रूप में, उद्योग धंधों के रूप में ये चीजें आपको देखने को मिलती है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर के कारण पर हम चर्चा करेंगे। थर्ड नंबर के कारण क्या है भाई, सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अब इस सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या है भाई, उसको भी समझते हैं। 18, देखिए जब इंग्लैंड आए, ठीक है, जब इंग्लैंड आए तो यहां पर क्या देखने को मिला था, समाज में, भारत में, भारत में जो धर्म है, भारत में धर्म एवं रीति रिवाज में, ठीक है, रीति जो रिवाज है, रीति रिवाज में बदलाव देखने को मिला। भारत में धर्म एवं रीति रिवाज में बदलाव आने लगा। ये कैसे आने लगा भाई, एक तो पहली बातें यहाँ पर जब बात करें तो आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप जो है संविधान में पढ़ते हैं उसके पहले 1813 के चार्टर्ड एक्ट में, 1813 के चार्टर्ड एक्ट में क्या किया गया था, ईसाई ईसाई मिशनरियों के भारत पर प्रवेश शुरू किया गया था। ठीक है, क्या है, ईसाई मशीनरियों, मशीनरियों का भारत में प्रवेश शुरू किया गया था, भारत में प्रवेश। और ये किस कारण से किया गया था, किस कारण से किया गया था, ईसाई मशीनियों को भारत में प्रवेश करना है और भाई साहब धर्म परिवर्तन करना है। ठीक है, धर्म परिवर्तन, यहाँ पर लगातार लगातार भारत में लोग कन्वर्ट हो रहे थे, अन्य धर्म से ईसाई धर्म में क्या हो रहे थे, कन्वर्ट हो रहे, किस धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म में क्या कर रहे थे, धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे, कन्वर्जन देख रहे थे। ठीक है, कन्वर्ट हो रहे थे, ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहे थे। तो समाज के कुछ लोग, समाज के उस वर्ग, ठीक है, देखिए हमारी भारतीय संस्कृति, ठीक है, ऐसी है
हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि यहाँ पर सभी धर्मों का क्या होता है, सम्मान होता है। सब धर्म अपने हिसाब से, अपने रीति रिवाज से हिसाब से क्या करते हैं, जीते हैं। ठीक है, तो समाज में हर धर्मों का अलग अलग रीति रिवाज होता है, हर वर्ग का अलग अलग रीति रिवाज होता है। कोई अगर मुस्लिम है तो अब अलग है रीति रिवाज है, कोई हिंदू है तो अलग है, सिख है तो अलग है, बौद्ध है तो अलग है, जैन का अलग है। और जब सभी धर्मों का, ठीक है, सभी धर्मों को अगर कहा गया कि भाई साहब आप धर्म परिवर्तन करें, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करें, तो ऐसी स्थिति में समाज का जो वर्ग है वो बौखलाएगा ही। ठीक है, समाज का जो वर्ग है वो बौखलाएगा ही। तो यहाँ पर देखने को मिला वो कुछ जो समाज के उस वर्ग, उसकी धार्मिक जो नीति है उस पर चोट की गई थी। ठीक है, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी, उस वर्ग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी, क्योंकि ये जो है ईसाई धर्म में क्या हो रहे थे, लगातार कन्वर्जन देख रहे थे। और इसका सबसे बड़ा इस चार्टर एक्ट का कारण क्या है कि यहाँ पर लोगों को क्या करना है, बड़ी संख्या में ईसाई धर्म अपनाना है। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में क्या करना है, ईसाई धर्म में लोगों को परिवर्तन कराना है, लोगों को क्या करना है, परिवर्तन कराना है। तो ऐसे में तो भड़केंगे भाई। तो ये क्या है, एक प्रकार का जो है क्या है, धार्मिक कारण है, जो समाज में बहुत सारी चीजें जो उथल पुथल हो गई। और इसके चलते उस वर्ग के, समाज के उस वर्ग के जो धर्म से चोट खाए, धर्म से जो चोट खाए व्यक्ति, वो क्या होते हैं, इनसे नाखुश हो जाते हैं बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में। ठीक है, धार्मिक भावना को क्या हुआ, ठेस पहुंची है। ठीक है, बहुत जो है, बहुत सारे लोगों को धार्मिक भावना उसकी ठेस पहुंची, जिसके कारण से जो बड़े संख्या में ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण है जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर चीजें देखने को मिली। ठीक है, चलिए, ये हो गया है किसकी बातें, थर्ड नंबर की बातें, थर्ड नंबर का कारण। फोर्थ नंबर के कारण पर चलते हैं। फोर्थ नंबर के कारण है सैनिक कारण। अब ये सैनिक कारण क्या है भाई साहब, सैनिक कारण क्या है, चलिए सैनिक कारण की बात करें, सैनिक कारण की बात करें तो देखिए यहां पर अगर ब्रिटिश सरकार क्या कर, देखिए ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत पर क्या कर रहे हैं भाई, शासन कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, भारत पर यहाँ पर शासन कर रहे हैं। तो यहाँ पर शासन करेगा, शासन प्रशासन जो भी करेगा तो उनका एक प्रकार का क्या होगा, सैनिक होगा। जाहिर सी बात है, कोई कोई शासक होगा तो उसके पास क्या होंगे, सैनिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिला जो यहाँ के जो ब्रिटिश के सैनिक हैं, ठीक है, अरे ये कौन है भाई, ब्रिटिश के अंतर्गत जो है सैनिक देखने को मिलेगा। और सैनिक होंगे वो, एक तो ब्रिटिश सैनिक होंगे, क्या होंगे, ब्रिटिश सैनिक होंगे, सैनिक के अंदर ब्रिटिश सैनिक होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय सैनिक भी होंगे, भारतीय सैनिक होंगे। जाहिर सी बात है, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, अरे बहुत बड़ा सैनिक, भारतीय सैनिक की बात करें तो जितना ब्रिटिश सैनिक नहीं थे उससे ज्यादा तादाद मात्रा में भारतीय सैनिक थे। ठीक है, देखिए अगर बात करें इनका इनका अनुपात की बात करें, इन सैनिकों के जो है अनुपात की बात करें तो कहा जाता है कि 5:1। कहने का मतलब है भारत
कि अगर 5 लोग रहेंगे तो ब्रिटिश के कितने लोग रहेंगे, 1 लोग। ठीक है, कहने का मतलब अगर 5000 भारतीय सैनिक होंगे तो 1000 ब्रिटिश सैनिक होंगे। उस अनुपात में क्या थे, उस अनुपात में क्या थे, ब्रिटिश के सैनिक थे। कहने का मतलब भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक को मिलाकर एक सैनिक बना था, सैनिक दल बना था। ठीक है, सैन्य बने थे और उसको कहा जाता ब्रिटिश सैनिक। अब यहां तक तो ठीक है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब इसमें भारतीय सैनिकों में क्या होता था, भेदभाव था। अब देखिए भारतीय सैनिक में भी ऐसा नहीं है, भारतीय सैनिक में भी आपके हिंदू सैनिक थे, हिंदू सैनिक थे और मुस्लिम भी सैनिक थे, मुस्लिम सैनिक थे। भारतीय सैनिकों में भी क्या, मैंने क्या कहा, हिंदू सैनिक भी थे और भाई साहब मुस्लिम भी सैनिक थे। ऐसा नहीं कि भारतीय में सिर्फ जो भी है कि, चलिए यहां पर अगर बात करें तो पहला सैनिक कारण में सबसे पहले कारण ये बात है कि भारतीयों की संख्या ब्रिटिश सैनिक में अधिक होना, भारतीयों की संख्या संख्या ब्रिटिश सैनिक में, ब्रिटिश सैनिक में ज्यादा होना, अधिक होना, ये सबसे बड़ा कारण है। ब्रिटिश कारण की सैनिक कारण की बात करें, दूसरे कारण भारतीयों सैनिकों का भेदभाव होना, भारतीयों सैनिकों का क्या होना, भेदभाव होना। और भेदभाव किस प्रकार का हो रहा है, एक तो सैनिक की संख्या ज्यादा हो रही है, ठीक है, इसके अंदर भेदभाव, सैनिकों की संख्या ज्यादा, सैनिक संख्या क्या है भाई साहब, ज्यादा है, पहली बात है। दूसरी बातें, दूसरी बातें देखिए, यहां पदोन्नत को रोक दी गई थी। ठीक है, क्या किया जाता है, पदोन्नति, ठीक है, पदोन्नति को रोक दी गई थी। ठीक है, कहने का मतलब है जितना पदोन्नति ब्रिटिश सैनिक की हो रहे थे, भारतीय सैनिक के उस प्रकार से पदोन्नति नहीं हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर उनको उच्च लेवल में, इनको सिर्फ सैनिक रखे जाते थे, उच्च लेवल में इनका जो भारतीय सैनिकों को नहीं लिया जाता था, इनकी पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही साथ भेदभाव किस प्रकार से होगा, तीसरे नंबर की भेदभाव, मैं थोड़ा दूसरा पेज ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पेज ले लेता हूं। मैंने क्या कहा, भारतीय, इस प्रकार से लिख देता हूं, भारतीय सैनिकों पर भेदभाव, भेदभाव, और भेदभाव किस प्रकार से होते थे, जैसे कि मैंने बताया, पहली बातें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक ही। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, ब्रिटिश में, ब्रिटिश सैनिकों में, ब्रिटिश सैनिक में भारतीय सैनिक अधिक थे। ये पहली जो बातें हैं भेदभाव में। दूसरी बातें जैसे कि मैंने कहा वेतन, ठीक है, और जो पदोन्नति है, पदोन्नति, पदोन्नति पर रोक लगाई दी गई थी। ठीक है, भारतीय जो सैनिक है उनकी पदोन्नति पर क्या किया गया था, रोक लगाई गई थी। तीसरी बातें, जो ब्रिटिश सैनिक के मुकाबले भारतीय सैनिक, ठीक है, ब्रिटिश के सैनिक के मुकाबले भारतीय सैनिक का वेतन कम था, भारतीय सैनिकों का वेतन ब्रिटिश सैनिक से कम थे, क्या थे, कम थे। ये भाग भेदभाव हुआ था। चलिए, साथ ही साथ, साथ ही साथ युद्ध में कहा जाता है, देखिए
कहा जाता है युद्ध में जाने के लिए एक अतिरिक्त भत्ता मिलता था। युद्ध में जाने के लिए दिए जाने वाले अतिरिक्त भत्ता पर भी रोक लगाई थी। युद्ध में जाने हेतु ये देखिए, नॉर्मल आपको पैसे मिलते थे, वेतन मिलता था, वो अलग बात है। लेकिन युद्ध के समय युद्ध में जाने के लिए, ठीक है, जो व्यक्ति युद्ध में जा रहा है, जो सैनिक युद्ध में जा रहे हैं, तो ठीक है, तो युद्ध में जाने के लिए मिलने वाला अतिरिक्त भत्ता अतिरिक्त भत्ता पर भी रोक लगाया। ठीक है, इस अतिरिक्त भत्ता को नहीं देते थे। ब्रिटिश सैनिक को ही क्या देते थे, अतिरिक्त भत्ता देते थे। ठीक है, इनको अतिरिक्त भत्ता नहीं देते थे। पहली बात है। कुछ और बातें हैं इस सैनिक की भेदभाव के अंतर्गत। समुद्री मार्ग पर देखिए क्या होता है कि जो भारतीय सैनिक है, अपनी एक संस्कृति है भाई, भारत की अपनी संस्कृति है। भारतीय सैनिक की बात करें, ठीक है, हम अगर भारतीय की बात करें, ठीक है, तो अपनी एक संस्कृति है। और इस संस्कृति के अंदर क्या देखने को मिला था कि जो जो नदी है, जो समुद्र है, ठीक है, बोलते हैं ना कि सूर्य देवता होते हैं, जल देवता होते हैं, ठीक है, समुद्र देवता होते हैं। तो समुद्र को इस क्या मानते थे, देवता मानते थे। ठीक है, समुद्र को क्या करते थे, देवता मानते थे। और अपने धार्मिक विश्वास था, सबकी अपनी अपनी धार्मिक जो विश्वास रहती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अपनी अपनी सबकी धार्मिक विश्वास रहती है। ठीक है, कोई किसी जो है भगवान पर विश्वास करता है, कोई किसी अन्य भगवान पर जो है विश्वास करता है। ठीक है, सब अपने अपने धर्म की जो है धार्मिक क्या थे, विश्वास थे। उनमें से कहा जाए भारतीयों की जो धार्मिक विश्वास उस समय देखने को मिलेगा आपको। भारतीय क्या करते थे, ठीक है, हम क्या थे उस समय, पेड़ पौधों को देवता मान लेते थे। अब देखेंगे बरगद के पेड़ को हम जल चढ़ाते हैं, वहां पर उनको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को जो है हम क्या करते हैं, और जो है देवता मान के चलते हैं। प्रकृति को हम जो है देवीकरण कर लिए, कहने का मतलब पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पशु हैं, ठीक है, पशु पक्षियों को, समुद्रों को, नदी को, ठीक है, जल को, इस प्रकार से अग्नि को, पृथ्वी को, धरती को, आकाश को, सूर्य को हम इस प्रकार से देवता मान के पूजते हैं। तो भारतीय संस्कृति में यही देखने को मिलती है कि समुद्र को क्या करते थे, देवता मानते थे। समुद्र को जो है इस प्रकार से, ठीक है, उनका एक धार्मिक भावना था। और उसी धार्मिक भावना पर एक प्रकार से चोट लाने का प्रयास किया गया, किसके द्वारा, जो है ब्रिटिश के द्वारा। और उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को क्या करना पड़ेगा, समुद्र पार कर आपको क्या जाना पड़ेगा, युद्ध हेतु जाना पड़ा। युद्ध के लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध के लिए जाना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, भारतीय सैनिक को ये बोला गया है कि समुद्र पार कर आपको क्या करना, युद्ध के जाना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये इन धार्मिक भावना पर ठेस है। ठीक है, धार्मिक भावना को घात पहुंचाना चाह रहे हैं, और जिसके कारण से ये मना कर देते हैं। तो बार बार सैनिकों को क्या किया जाता है, समुद्र के उस पार, समुद्र के को पार करके युद्ध के लिए जाना पड़ता है, जो एक प्रकार की यहाँ की जो सैनिक है उनके धार्मिक भावनाओं के प्रकार से ठेस है। ठीक है, तो वो भी एक क्या प्रकार का भेदभाव ये ब्रिटिश जानते थे। ठीक है, ब्रिटिश क्या थे, जानते थे भाई साहब ये चीजों को। तो मैं इसको यहाँ पर लिख ही देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे। भारतीय सैनिकों को भारतीय सैनिकों को समुद्र पार कर युद्ध के लिए जाना पड़ता था। युद्ध के लिए क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था। ठीक है, पहली बात है। चलिए अब देखिए एक और चीजें इसमें जुड़ेगा,
जब बात करें 1854 की, ठीक है, जब बात करें हम 1854 की, तो 1854 में एक अधिनियम आया था, डाक अधिनियम, डाक घर अधिनियम, ठीक है। 1854 में ब्रिटिश द्वारा क्या लाया गया था, डाक घर अधिनियम लाया गया था। और इस डाक घर अधिनियम लाया गया था जिसके अंतर्गत, देखिए, अब सैनिक है भाई साहब, हमारी जो फोर्स है, नेवी जो भी है, सैनिक है, वो भाई साहब जो बाहर रहते हैं, देश की सेवा करते हैं, ठीक है। और वहां तो ऐसा नहीं कि उस समय जो टेलीफोन का जो है यूज कर सकते हैं, अभी भी जो है अगर फोन वोन हो तो बहुत कम मात्रा में अलाउ रहता है, अलाउ नहीं। तो जो है चिट्ठी पत्र लिखी जाती है, अरे भाई अपने फैमिली को तो खबर पहुंचाना कि मैं ठीक हूँ, मैं कुशल मंगल हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अभी स्वस्थ हूँ, ठीक है। तो डाकघर अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था कि भारतीयों को अपनी फैमिली तक, अपनी फैमिली जहां पर वो रहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली तक अगर कोई खबर पहुंचानी है, कोई बातें करने हैं, ठीक है, तो क्या करते थे, पत्र लिख कर बातें करते थे, ठीक है, पत्र द्वारा, पत्र भेजते थे, ठीक है, अपनी फैमिली को क्या करते थे भाई, पत्र भेजते थे, पत्र भेजते थे। और जो पत्र थे वो क्या था भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। जो पत्र है, कहने का मतलब जो आप पत्र लिख रहे हैं, जो लेटर लिख रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, भारतीय सैनिक दूर है, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए जो पत्र लिख रहे थे, ठीक है, पत्र भेज रहे हैं, वो क्या है भाई साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहने का मतलब उसका कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, क्या है, कोई चार्ज नहीं था। ये चीजें 1854 में लाई गई थी डाकघर अधिनियम के अंतर्गत, कि भारतीय सैनिक जो है, ठीक है, भारतीय सैनिक जो है अपने फैमिली को पत्र लिख कर अपनी संदेश पहुंचा सकते हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना शुल्क के, बिना पैसे। और इसी चीज को बाद में क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में इसी चीजों को क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। और जिसके कारण से सैनिकों में भी जो चीजें ये बदल गई। सैनिक भी, भारतीय जो सैनिक है, जो ब्रिटिश में सैनिक है, भारतीय जो लोग हैं जो ब्रिटिश में सैनिक है, वो भी क्या हो गए, इनसे नाखुश हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि बहुत बड़े कारण है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्या है भाई साहब, कारण है। ये छोटे मोटे कारण नहीं है, ये सारी चीजें, ये क्या है, ये बहुत बड़े बड़े क्या है, कारण है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कारणों को, ठीक है, नहीं इसको हम देख लेते हैं, फिर एक एक बार हम रिपीट कर दें। ये जो है 4-5 कारण है जिससे आप जो है समझ सकते हैं कितना बड़ा गंभीर कारण भारतीय सैनिकों पर भेदभाव किस प्रकार से किया गया था, ठीक है, अधिक मात्रा थे, ठीक है, ये चीजें मैं बात कर लूं, 5:1 के अंतर्गत जो है भारतीय सैनिकों की मात्रा थी, ठीक है। इंडिया की सैनिक अनुपात इंग्लैंड की सैनिक, ई फॉर इंग्लैंड, आई फॉर इंडिया, ठीक है। इनके जो अनुपात अगर देखे जाए तो इस प्रकार से क्या है, अनुपात थे 5:1। चलिए, ठीक है, तो ये हो गई आपके चौथे नंबर के कारण, और वो क्या थे भाई साहब, सैनिक कारण, ठीक है। चलिए, 5वें नंबर का जो है कारण है, और वो क्या है, वो है तत्कालीन कारण। तत्कालिक कारण, और तत्कालिक कारण को आप सभी जानते होंगे, ठीक है, इनसे आप जो है सभी परिचित होंगे, ठीक है। हम जब भी पढ़ते हैं तो डायरेक्ट किसको पढ़ लेते हैं, तत्कालिक कारण को पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब भी हम जो 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, तत्कालिक कारण को डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले भी जो है बहुत सारे कारण है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि भाई साहब अगर
ऐसा होता है ना कि आपके जो है पड़ोसी कई वर्षों का जो है युद्ध होता है, कहने से जो है झगड़े होते हैं, युद्ध कहने का मतलब झगड़ा होता है आपके पड़ोसियों के साथ। कई जो है जो बोलते हैं जनरेशन, कई जनरेशन तक जो झगड़े होते रहते हैं, उसका एक तत्कालिक कारण बन जाता है। ठीक है, और उस तत्कालिक कारण जो है, ठीक है, उस झगड़े को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो तत्कालिक कारण है वो आग में क्या करता है, ठीक है, आग में घी डाल के उस आग को, उस चिंगारू को, ठीक है, उस चिंगारी को क्या करते हैं, उस चिंगारी को हवा दे देते हैं। कहने का मतलब वो चिंगारी अब क्या बन जाता है, आग में तब्दील हो जाता है। और वो का और ऐसे ही हुआ, कौन सा, ये तत्कालिक कारण। जितने चार कारण देखे हैं, जितने और बहुत से कारण होंगे, ठीक है, वो चार कारण जो है वो तो ठीक था, लेकिन जो तत्कालिक कारण है वो चिंगारी को क्या किया, जो हवा दे दिया और आग में तब्दील कर दिया। और वो कारण में हम बात करेंगे। ये बातें हैं जब 1856 के दिसंबर 1856, ये बातें हैं दिसंबर 1856। और दिसंबर 1856 में क्या किया गया था, ब्रिटिश सैनिकों में, ब्रिटिश सैनिकों में ब्रिटिश द्वारा ब्रिटिश द्वारा ठीक है, ब्रिटिश द्वारा एक नए राइफल का यूज किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा नए राइफल नए राइफल का प्रयोग किया गया था। और उस नए राइफल का प्रयोग, जिसको हम कहते हैं कौन सा राइफल, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। पहले राइफल यूज करते थे ब्राउन बैस। ठीक है, पहले राइफल सेना में कौन से यूज करते थे, ब्राउन बैस राइफल। ठीक है, ब्राउन बैस राइफल क्या करते थे, ये पहले यूज करते थे। ठीक है, बाद में क्या किया, एनफील्ड राइफल लाया गया। ठीक है, सैनिकों में। अब समझिएगा, इस एनफील्ड राइफल में क्या होता था कि इस एनफील्ड राइफल में क्या होता था कि जानते हैं, एक ये अगर एक एनफील्ड राइफल है, अब देखिए इस एनफील्ड राइफल में क्या होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं एक कारतूस। कारतूस समझते हैं ना भाई साहब, कारतूस, जो इस प्रकार से समझ, ठीक है, जो इस प्रकार से लगी होती है कारतूस। ठीक है, और इस कारतूस में क्या लगा रहता था, इस कारतूस में गाय या सुअर की चर्बी, गाय या सुअर की चर्बी से युक्त, चर्बी से क्या है, बना हुआ है। और इस कारतूस को हम क्या करेंगे, इस राइफल में, इस राइफल में डालने से पहले, इस कारतूस को इस राइफल में पीस करने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। किसे, मुंह से काटना पड़ता था। मुंह से क्या करना पड़ता था, काटना पड़ता था, काटना पड़ता था मुंह से। और मुंह से काटेंगे तब हम क्या करेंगे, इस एनफील्ड राइफल में कारतूस को हम क्या करेंगे, भरेंगे, जो कि चर्बी युक्त थी। इसकी गाय और सुअर की चर्बी युक्त। पहले ब्राउन बस राइफल में ऐसा नहीं होता था। पहले ब्राउन बस राइफल में सीधा रखे दाग, ठीक है, और बस चलाए। और इस प्रकार के राइफल में क्या होते थे, मैंने क्या कहा, इस प्रकार के राइफल में सीधा सीधा आपको क्या है, मुंह से काटना पड़ेगा और इस जो है राइफल को यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब यहाँ से खोलकर इस तरफ। जब ऐसी स्थिति आएगी,
तो आप देखेंगे भारतीयों की, मैंने कहा फिर से वही बातें, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। ठीक है, गाय को हम मानते हैं, ठीक है, गाय को हम मानते हैं, ठीक है, गौ माता कहते हैं, भारतीय जो है गौ माता कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, गायों को, ठीक है, पूजा जाता है भाई साहब, गायों को पूजा जाता है, गौ माता करके पुकारते हैं। साथ ही साथ भारतीयों में एक है कि मांस खाना, ठीक है, मांस खाना जो है ये अपनी जो है संस्कृति के खिलाफ है। ठीक है, जो सैनिक है उनका कहना है कि जो गौ माता है, जो भी सुअर है, जिसकी भी चर्बी है, ठीक है, हम ऐसी चीजों का हम क्या करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे यूज। तो इसी कारतूस का क्या किया गया, यूज के लिए, कारतूस के यूज के लिए जो है बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, तो बहिष्कार किया गया कि हम ऐसे कारतूसों का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे कारतूसों का, ऐसे कारतूसों का यूज नहीं करेंगे जिसमें, ठीक है, गाय या सुअर की चर्बी हो, क्या हो, चर्बी हो। ठीक है, और इसी कारण से इनका बहिष्कार किया गया। ठीक है, और ये जो है सबसे बड़ा कारण था। चलिए, ठीक है, तो ये हम सिर्फ कारण देख लिए। ठीक है, ये कारण है। और बहिष्कार किया गया जनवरी 57 में जो है, जनवरी 1857 से ये जो है बहिष्कार स्टार्ट हो जाता है। दिसंबर 56 में जो लाया गया था, जनवरी 1857 में जो है ये चीजें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसकी बातों को, ये सभी को फिर से रिपीट देता हूँ जो कारण देखे हैं। ठीक है, ये 5 कारण देखे हैं, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ और फिर हम बातें करते हैं। मैंने कहा 1857 के प्रमुख कारण में एक राजनीतिक कारण है, और राजनीतिक कारण में, ठीक है, हड़प नीति थी, लॉर्ड जो है डलहौजी की हड़प नीति थी, जिसके अंतर्गत ऐसे शासकों के राज्यों को जिनके कोई डायरेक्ट पुत्र नहीं है, गोद लिए वाला पुत्र, भाई का पुत्र, भतीजा का पुत्र नहीं चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट पुत्र जिनके नहीं है, उनके जो राज्य को ब्रिटिश सरकार क्या कर लेती है, हड़प लेती है। जिनमें आपको लिस्ट दिखाई दे रहा होगा, सतारा, चैनपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध, ये सारी चीजें हैं जिनको वो भारतीय, ठीक है, सॉरी, ब्रिटिश जो है राज्य में क्या किया गया था, विलय किया गया। तो यहाँ के जो शासक वर्ग के लोग हैं, ये क्या थे, नाराज हो गए। तो ये राजनीतिक कारण थे जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। दूसरे बारे में, राजनीतिक कारण के अंतर्गत पेशवा को जो मिलने वाला, पेशवा का जो पेंशन है उसको रोक दिया गया था। जैसे कि मैंने कहा 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होने के बाद नाना साहब क्या बनते हैं, ठीक है, उनके पुत्र, सॉरी, पुत्र तो है ही, दत्तक पुत्र थे, ठीक है, नाना साहब बनते हैं। और उस जो कि पेशवा के रूप में उनको क्या किया जाता है, तो पेंशन मिल जाता है। इसी पेंशन को क्या कर दिया गया था, रोक दिया था। तो ये दूसरे नंबर की जो है बातें हैं। आर्थिक कारण के अंतर्गत किसानों का शोषण हो रहा था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सारी चीजें जो है शोषण वाली नीति लाई गई थी। करों में वृद्धि किया गया था। उद्योग धंधे, भारतीय उद्योग धंधे हैं उसको क्या किया गया था, बंद किया गया था। और इंग्लैंड से जो सामान आते थे उसको ही भारत के लोगों को कहा गया, तो आप इंग्लैंड से आने वाले सामानों को ही क्या करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, और इकोनॉमी इसी कारण से बढ़ती है। आप जानेंगे इसी के समय रेल का भी इन्होंने जो है, वो है, रेल भी चलाए जाते हैं। सबसे पहले बॉम्बे से थाने, जानते हैं, रेल भी चलाया गया था। ठीक है, तो इसी कारण से आर्थिक स्थिति जो है चीजें क्या होती हैं, बदल जाती हैं।
नाखुश किसान वर्ग का जो वर्ग के लोग हैं, कारीगर के वर्ग लोग हैं, कहने का मतलब जो उद्योग धंधे से जुड़े लोग हैं और किसान लोग हैं, वो दोनों वर्ग के लोग क्या हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर की बातें होंगी। तीसरे नंबर की बात करें तो सामाजिक एवं धार्मिक कारण हम देखें, भारत में धर्म और रीति रिवाज में परिवर्तन होने लगा, क्योंकि 1813 के चार्टर डेट में ये कहा गया कि ईसाई मसीहियों का भारत पर आगमन होने लगा और ईसाई धर्म में लोग जो है कन्वर्ट होने लगे, कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर डाला गया है, जिससे जो है धर्म के कुछ जो लोग हैं, धर्म के जो लोग हैं जिनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची, वो यहाँ पर क्या करने लगे, ठीक है, नाखुश देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर धार्मिक कारण देखने को मिलेगी समाज में। सैनिक कारण, तो मैंने कहा ब्रिटिश में सैनिक जो है, ब्रिटिश सैनिक भी होते थे, भारतीय सैनिक भी होते हैं। यहाँ पर अनुपात जो है, ठीक है, 5:1 के अनुपात मिलेंगे। सैनिक कारण बहुत सारे जो है भारतीय सैनिकों को भेदभाव किया गया था। ब्रिटिश सैनिक में भारतीय सैनिक की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है, 5:1 की संख्या में थी। इंग्लैंड और इंडिया की बात करें तो 5:1। पदोन्नति पर रोक लगाई गई थी, उन्नति पर रोक लगाई गई थी, ठीक है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया था। भारतीय सैनिकों वेतन पर भी जो है कम देते हैं, ठीक है, काम तो उतना लेते थे, लेकिन ब्रिटिश सैनिक के अंतर्गत अगर देखे जाए तो ब्रिटिश सैनिकों को वेतन अत्यधिक देते थे और भारतीयों को कम। युद्ध में जाने के लिए मिलने वाला अतिरिक्त जो भत्ता है, वो भी, उस भत्ते पर भी क्या किया गया था, रोक लगा दिया गया था। भारतीय समुद्रों को, समुद्र से पार युद्ध के लिए जाना पड़ता था, वो उनके जो है बोल सकते हैं नैतिक मूल्य के खिलाफ है। वो इस चीज को नहीं चाहते, क्योंकि समुद्र को इस प्रकार का जो है पूजते हैं, देवता मानते हैं, और उसको पार करना अपनी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना मानते थे। 1854 में जब डाकघर अधिनियम आया, तो भारतीय सैनिकों को फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी फैमिली को पत्र भेज सकते थे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। और इस चीजों को बाद में प्रतिबंध लगाया गया था। तो भेदभाव इस प्रकार से होती थी, और ये सारे क्या थे, कारण थे। तत्कालिक कारण जस्ट अभी हमने देखे थे, ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1856 में नया राइफल लाया गया था सैनिक में, और इनफील्ड राइफल, ठीक है, जो इनफील्ड राइफल इस प्रकार से होती थी कि आप यदि इसका यूज करते हैं तो यूज करने से पहले इस कारतूस को, इसके जो कारतूस है, ठीक है, बंदूक में जो कारतूस लगाई जाती है, उस कारतूस को आप क्या करेंगे, मुंह से काटना पड़ेगा। और मुंह से काटेंगे नहीं तब तो जो कारतूस है वो जो है फिलअप नहीं होगा, किसमें भाई, पेश नहीं कर पाएंगे इस बंदूक में। और इसी कारतूस में गाय सुअर युक्त चर्बी थी, और जिसका यूज करने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिली, तो आराम से हम देख रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए, आगे बढ़ते हैं, प्रारंभ विस्तार वगैरह हम देखेंगे, लेकिन जस्ट जो है 2 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, उसके बाद फिर से आते हैं, फिर से हम चीजों को फिर से बातें करते हैं आगे जो भी है। ठीक।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए, इसके बाद जो चीज है वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चीजें क्या है वो प्रारंभ हो जाती है। कैसे प्रारंभ होती है कि चर्बी युक्त कारतूस को कारतूस को कारतूस का यूज करने हेतु भारतीय सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों द्वारा द्वारा क्या किया जाता है, मना किया जाता है। अब जैसे ये चीजें होती है, ठीक है, ये खबर हर जगह फैल जाती है। ठीक है, पूरे भारत में जो जो जिस जिस स्थान पर सैनिक है, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, जो भी स्थान में है, ठीक है, वहां के जो सैनिक है वो सब जगह क्या है फैल जाती है। और जब फैलते तो सब सैनिक हाथ खड़े कर देते हैं, कहने का मतलब कोई जो है इस कारतूस का उपयोग नहीं करता। तो इस सिलसिले के अंतर्गत अगर बात करें, जनवरी 1857 में जब ये पता चलता है, तो ये बात दमदम की है, जहां पर दमदम बंगाल पर, और यहां पर पहली खबर पहुंचती है। पहली खबर खबर पहुंचती है। ठीक है, पहली खबर क्या है, फैली है कि भाई साहब ऐसा हो रहा है भारतीय सैनिकों के अंदर। ठीक है, कहाँ, बंगाल पर। फिर वहीं पर फरवरी 1857 में, कहां पर, बहरामपुर बहरामपुर, कहां पर, बंगाल पर ही फिर खबर पहुंचती है। फिर मार्च में बात की तो मार्च में 1857 में फिर से खबर पहुंचती बैरकपुर। और बैरकपुर कहां पर है, बंगाल पर। तो धीरे धीरे सैनिकों में ये खबर क्या हो जाती है, जो है पहुंच जाती है। और इसी बैरकपुर में आपको देखने को मिलता है, कब की बात है, 24 मार्च 1857। और 24 मार्च 1857 में इसी बैरकपुर की जो छावनी है, बैरकपुर छावनी, इस बैरकपुर छावनी का एक सिपाही, और इस बैरकपुर छावनी के सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे। और इसी बैरकपुर सिपाही छावनी के कहा जाता है तीसरी, ठीक है, तीसरी एनफील्ड बटालियन थी, तीसरी बटालियन में, 30वीं जो तीसरी बटालियन में थी ये मंगल पांडे। और जब खबर पहुंची तो 24 मार्च 1857 में क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देता है। ये क्या करता है भाई साहब, विद्रोह कर देता है। और इस विद्रोह के चलते उन्होंने क्या किया, दो अधिकारी को गोली मार देते हैं। ठीक है, दो अधिकारी को क्या मार देता है, गोली मार देता है। और उस अधिकारी, एक था लेफ्टिनेंट बाग, और दूसरा है सर्जेंट हर्षर। इसको अच्छे से लिख देता हूं, लेफ्टिनेंट बाग। ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट हसरर को क्या किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, मंगल पांडे द्वारा क्या की जाती है भाई साहब, गोली मार दी जाती है। ठीक है, और विद्रोह पूरी तरह से जो है बढ़ जाती है। 18 मार्च 24 मार्च 1857 में ये देखने को मिला था। और बाद में 8 अप्रैल 8 अप्रैल
1857 में एक खबर पहुंचा दी जाती है कि ब्रिटिश सरकार इसको फांसी की सजा सुनाई रही है, इसको जैसे भी पकड़ को ला दो, ठीक है। और ऐसी खबर यहाँ पर देखने को मिलती है कि 8 अप्रैल 1857 को इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है और इसको पकड़ के लाइए, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। चलिए, ये हो गया। और खबर जैसी फैली ये प्रारंभ हो गया, और प्रारंभ कब विस्तार में चेंज हो गया, ठीक है। प्रारंभ, ठीक है, खबर का जो है विस्तार अगर हम देखें तो किस प्रकार से विस्तार हुआ, किस प्रकार से फैला, किस प्रकार से बातें आगे बढ़ी, ठीक है। तो जैसे ये मंगल पांडे ने किया, ठीक है, जैसे ये मंगल पांडे ने किया, उनके बाद चीजें बदल गई। उनके बाद जो है 10 मई 10 मई 1857 की बात है। 10 मई 1857 में, ठीक है, अब मेरठ ही चला जाता है, ठीक है। मेरठ में सभी जो सैनिक है, सभी सैनिक सभी सैनिकों द्वारा क्या किया जाता है, कारतूस उपयोग का जो है मना कर देते हैं। कारतूस के उपयोग, कारतूस के यूज हेतु क्या किया, मना किया, मना कर दिया, ठीक है। कि भाई साहब अब कारतूस का हम क्या नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और यहां से निकल के समझिए कि यहां से निकल के वो क्या करें, 11 मई 1857 को पहुंच गए, कहां पर, दिल्ली पर पहुंच गए। अरे भाई, अगर कुछ चीजें होंगी तो आपके जो महामहिम है उसको तो बताना पड़ेगा। अगर छत्तीसगढ़ में कुछ चीजें हो गई, होने वाली है, ठीक है, तो जिसकी सरकार है, अभी भूपेश बघेल की सरकार है छत्तीसगढ़ में, माननीय श्री भूपेश बघेल की सरकार है, तो उनको तो बताना पड़ेगा, ठीक है, कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है तो उसका क्या इलाज है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कदम उठाएंगे, जो महामहिम है, जो शासक है, वही कदम उठाएंगे। तो दिल्ली पहुंच गए, ठीक है, और दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया। कब की बात है, इसके जस्ट दूसरे दिन 12 मई, ठीक है, 1800, ये 17 नहीं भाई 57 है, ठीक है, 1857 दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर क्या किया, कब्जा कर लिया। और दिल्ली पर, दिल्ली का जो शासक है, दिल्ली का शासक कौन सा भाई, मुगल शासक है, मुगल शासक। और मुगल शासक कौन है, उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर को क्या किया जाता है, इसको अपना नेता चुन लिया गया। इस सैनिकों द्वारा क्या गया, दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर से मुलाकात की, और इन्होंने, सैनिकों ने अपना क्या किया, नेता चुन लिया। इसको, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को नेता चुना गया, वही सब लीड करेंगे, ठीक है। और देखिए बाद में क्या होता है, ठीक है, बाद में ये तो लीड किए, बाद में क्या होता है, कब, 20 सितंबर 20 सितंबर 1857, ये जो देखिए ये बूढ़ा व्यक्ति है, कुछ नहीं कर सकता भैया, ये जो है बूढ़ा व्यक्ति है, कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। बहादुर शाह जफर, जब चीजें बदल रही थी, ठीक, अंग्रेज के जो है पूरी तरह से सभी को, देखिए हम देखेंगे बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, सबका दमन स्टार्ट कर दिया। हम देखेंगे जो क्रांतिकारी है उन सबका क्या किया, धीरे धीरे दमन स्टार्ट कर दिया। और जब दमन स्टार्ट किया तो बहादुर शाह जफर को लगने लगा तो ये जो है चीजें बदल गई, इनके पक्ष में जा रहा है। उन्होंने क्या किया, सरेंडर कर दिया, ठीक है, इन्होंने समर्पण कर दिया कि भाई साहब लो भाई, ठीक है, समर्पण कर दिया कहा जाता है। और इसी बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर दिया, भाई साहब तुम निकलो यार, ठीक है, किसके, 1857 की जो है क्रांति में ये भाग लिए थे, इसी कारण इनको देश निकाला कर दिया और इनको भेज दिया रंगून। और आप जानते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ाया, रंगून या जिसको बर्मा या जिसको म्यांमार कहा जाता है, म्यांमार, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है, बर्मा या म्यांमार। और यहीं पर
यहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है 1862 में। कब? बहादुर शाह जफर की यहीं पर 1862 में मृत्यु हो जाती है। और ये चीजें मैंने कहा था कब की, जब उत्तरवर्ती मुगल काल मैंने पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि बहादुर शाह जफर के बारे में लिखा गया है, उनकी जो है रंगून में मृत्यु हो जाती है 1862 में। और जहां पर मृत्यु हुई उनका कब्र बना हुआ, वहां पर लिखा हुआ है कि हे जफर, हे बहादुर शाह जफर, तुम इतने बदनसीब थे, तुम इतने बदनसीब थे कि तुम्हें भारत में 2 गज जमीन भी नहीं मिली मौत के बाद। ठीक है, जो भी है, मौत के बाद भारत में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं मिली, इतनी बदनसीब तुम हो। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में हम ये भी पढ़े कि जफर इनका टाइटल जो लगा हुआ है, बाद में जो है जफर जोड़ा गया है। इस जफर नाम से ये क्या लिखा जाता था, ये शायरी लिखते थे भाई साहब, जफर नाम से ये शायरी लिखते थे, जिसके नाम से बाद में जफर जोड़ा गया। ठीक है, और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं बहादुर शाह जफर के बारे में। ठीक है, तो मुगल शासक को ये क्या बना देते हैं, अपनी सेना जो है नेता नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट हो जाता है आपका विस्तार इस प्रकार से जो है। चलिए, ये हो गए। तो हम जो देखने वाले थे वो क्या हो गया भाई, ये पूरा यहाँ पर हमने प्रमुख कारण देख लिए, प्रारंभ देख लिए। ठीक है, क्या देख लिए? प्रारंभ भी देख लिए, विस्तार भी देख लिए। ठीक है, अब बात जो करेंगे वो प्रमुख नेता एवं उनका केंद्र। कहने का मतलब है कि कौन कौन से जो है, जैसे अभी जैसे बेगम हजरत महल की बात करें, देखिए बेगम हजरत कहाँ की थी, लखनऊ से उन्होंने किया था। दमन किसने किया था? कैंपेल ने दमन किया। तो ऐसे जो है हम देखने वाले हैं कि प्रमुख नेता ने अपने अपने विद्रोह कहाँ कहाँ से स्टार्ट किए, कहने का मतलब उनका केंद्र कहाँ था और उनका दमन किसने किया था। तो ये प्रकार इस चीज को हम बात करेंगे, एक लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम असफलता के कारण लिखेंगे कि ये सभी चीज होने के बावजूद भी क्या ऐसी कमी आ गई थी कि 1857 की क्रांति में हमें जो है सफलता नहीं मिली, और उनका परिणाम क्या नजर आता है। और इनके 1857 के समय लिखे गए जो बुक है, ठीक है, लिखे गए जो बुक है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से चीजें जो है रहेगी, जारी रहेगी। लेकिन अभी जो समय है वो हम इस समय में हम इसको नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि एक और क्लास लगेगा। ठीक है, और उस क्लास में हम बात करेंगे प्रमुख नेता उनके केंद्र के बारे में, असफलता के बारे में, परिणाम, और 1857 में लिखी गई उस बुक के बारे में हम बात करेंगे। तो ये चीजें नेक्स्ट क्लास में होगी। ठीक है, दूसरे क्लास में होगी। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे। चलिए, ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज की क्लास से, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बातें हम करेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।